नमस्कार दोस्तों। आज से हम इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब बातों को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो उसी के लिए आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टोरी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, जो कि 1914 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो 1914 से लेकर ये वर्ल्ड वॉर चली थी 1918 तक की। ठीक है, जिसमें इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का होल हार्टेडली सपोर्ट करा था, ये उम्मीद रखते हुए कि जब ये वॉर खत्म होगी तब ब्रिटिशर्स हमारी सारी जो बातें हैं वो मान लेंगे। लेकिन हमारी बातें क्या होंगी वो सब अभी भी डिसाइड नहीं हुआ था। मतलब अभी इंडियंस की क्या क्या डिमांड होंगी वो इंडियंस ने डिसाइड नहीं करा था, लेकिन इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पूरी तरह से सपोर्ट किया था। तो ये जो डिमांड्स हैं उस बात को डिसाइड करने के लिए 1916 में एक पैक्ट हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी और एक कॉमन गोल्स और डिक्लेरेशन डिसाइड किया था कि हम इनसे क्या क्या मांगेंगे। और ये जो गोल्स थे वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट कर दिए थे। ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ गए अपन, जिसमें अपन ने 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी और 1916 में क्या हुआ था, ये पैक्ट लखनऊ पैक्ट आया था। और फिर 1917 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन पास हुआ जिसको मोंटागो डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होती क्या है। देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे। ये कैबिनेट मिनिस्टर ब्रिटेन में बैठते हैं। ठीक है। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट दे दी जाती है। तो 1917 में एडमंड मोंटागू इस पोस्ट पर बैठे थे, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। उस टाइम इन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया जिसको मोंटागू डिक्लेरेशन बोलते हैं। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये कहा कि अब हम इंडियन गवर्नमेंट में इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, मतलब इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। तो अब ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है और ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब तक बनेगी, इसके बारे में जानते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कि हम इंडियंस के द्वारा चुनी जाएगी और हम जब इंडियंस चाहे इस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं या गिरा सकते हैं। रही बात कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब तक बनेगी, इसके बारे में मोंटागो डिक्लेरेशन में कोई बात नहीं कही गई थी। ठीक है। एक बात और जान लो कि मोंटागो डिक्लेरेशन को ही ऑगस्ट डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, अपन आ गए कहाँ तक आ गए, अपन ने 1914 की बात कर ली, 1916 की बात कर ली, 1917 में मोंटागो डिक्लेरेशन आ गया। अब हम आ गए 1918 में। 1918 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स फ्री हो गए। अब ब्रिटिशर्स फ्री हो गए तो ब्रिटिशर्स में जो ब्रिटेन ने अपने डिक्लेरेशन दिया था मोंटागो भाई साहब ने, वो अब इंडिया में वॉइसरॉय को इम्प्लीमेंट करना था। ये बात जान लीजिए कि जो ब्रिटिश में तो ब्रिटेन में तो जो अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बैठते थे, वो कोई भी लॉ पास करते थे तो उसको इम्प्लीमेंट उस ब्रिटिशर के एजेंट द्वारा किया जाता था। उस एजेंट को इंडिया में बैठता था और उसको वाइसरॉय बोलते थे। ठीक है। तो ये वाइसरॉय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया। काय के लिए बनाया, वो मोंटागू डिक्लेरेशन जो कि एडविन मोंटागू सैमुअल ने डिक्लेयर किया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। तो इस एक्ट को क्या बोला जाता है, मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि बात समझो, मोंटागू तो क्या हो गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हो गए, जो कि ब्रिटेन में बैठे हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और चैम्सफोर्ड इस टाइम जो 1919 है उस टाइम के वाइसरॉय थे। इसलिए इस एक्ट को दूसरा नाम क्या दिया गया है, मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट बोला गया है। ठीक है। इसमें इन्होंने ये बात करी गई थी कि मेंबर्स ऑफ इंडियंस
इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, क्योंकि मोंटेगो डिक्लेरेशन में ये बोला गया था कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इंडियन गवर्नमेंट में बढ़ा दिया जाएगा, तो अब वो उसी चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में, जिसमें ये कही गई है कि वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन का पार्टिसिपेशन 1 से बढ़ाकर 3 कर दिया जाएगा। पहली बात समझें, मैंने अभी बताया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तो कहाँ बैठता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। ठीक है, जो कि अपना एक एजेंट भेजेगा कहाँ पर, इंडिया में। इंडिया में उसको क्या बोला जाएगा, वायसराय बोला जाएगा। वायसराय के अंडर में अपने पास 6 मेंबर्स की एक टीम होगी जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाएगी। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले क्या होता था, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में एक इंडियन अलाउड था, लेकिन अब इस इंडियंस को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 कर दिया गया है। ठीक है, तो एक तो ये इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरी बात ये कही गई कि इंडियन का पार्टिसिपेशन होगा इंपॉर्टेंट कमिटीज में, जैसे कि फाइनेंस कमिटीज में। तीसरी बात ये करी गई कि जितने भी अपने पास इलेक्शंस होंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उसमें जो मेंबर्स आएंगे वो अब इलेक्शंस के थ्रू आएंगे। और इसी का रिजल्ट ये हुआ था कि 1920 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव में तो अपने पास 65% लोग इलेक्ट होकर आए थे, और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव में 70% लोग इलेक्ट होकर आए थे। समझ रहे हो? लेकिन ये क्या हुआ था, इलेक्शंस में ये जो इलेक्शन हुए थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया गया था, जिसमें सिर्फ 17,000 लोग ही पार्टिसिपेट कर पाए थे। हालांकि वो आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। रही बात है कि उन्होंने ये भी कहा 6 सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाएगा। बेसिकली ये सब चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करी गई हैं वो क्या था, वो एक रिजल्ट था लखनऊ पैक्ट में। लखनऊ पैक्ट के जो कि मैं बता रही थी 1916 में हुआ था, उनमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो जो उन्होंने डिमांड दी थी ब्रिटिशर्स को, उन्हीं को मानते हुए ये सारे प्रपोजल भेजे गए थे। ठीक है, और ये सबको इम्प्लीमेंट किया गया था 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी बात करी गई थी कि ये एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि जो जो हमने चेंजेस करे हैं वो सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे, और फिर अपना एक रिकमेंडेशन देगी। ठीक है, तो कायदे से तो 1919 में ये कमेटी बन गई थी, तो 10 साल बाद मतलब 1929 में ये कमेटी बन जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, 1927 2 साल पहले ही ये कमेटी का गठन हो गया। इस कमेटी को साइमन कमीशन बोलते हैं, क्योंकि इसके सर जॉन साइमन चेयरमैन थे। इस कमेटी में 7 मेंबर थे और इसको साइमन कमीशन बोला जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे लॉर्ड बर्किनहेड। इन्होंने एक कमीशन बनाया जिसको साइमन कमीशन बोला गया। अब इस साइमन कमीशन में सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आई कि इंडियंस ने ये बोला कि आप ही ने ही अगस्त डिक्लेरेशन में ये बोला था कि अपनी जितने भी अब पॉलिसीज बनाओगे या जितने भी कमिटीज बनाओगे उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे, पर इसमें कोई भी इंडियंस नहीं है, इसलिए हम इस कमीशन को बायकॉट करते हैं। ये बात लॉर्ड बर्किनहेड तक पहुंची। बर्किनहेड ने बोला कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान बात नहीं है और ये इंडियंस की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपनी रिपोर्ट देना चाहते हो तो आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हो और कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, फिर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको एग्जामिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात डिसाइड हुई थी, लेकिन इंडियंस ने ये साइमन कमीशन को बायकॉट करना डिसाइड किया था। तो 1927 में मद्रास सेशन हुआ जिसके हेड बने मुक्तानंद अहमद अंसारी। इस सेशन में ये डिसाइड हुआ कि पहली बात तो हम साइमन कमीशन को बायकॉट करेंगे और दूसरी बात हम एक कमीशन बनाएंगे जो कि एक रिपोर्ट सबमिट करेगी ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई जिसको ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस नाम दिया, जिसके चेयरमैन बने मोतीलाल नेहरू, और जो ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाएगा। तो अब अपने सामने 2 पार्टीज बन गई, एक तो साइमन कमीशन बन गया और एक नेहरू रिपोर्ट बन गया। ये दोनों का काम बेसिकली एक ही था, टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया।
ठीक है। तो अब जैसे कि डिसाइडेड हुआ था कि हम साइमन को बायकॉट करेंगे, तो साइमन कमीशन के लिए एक स्लोगन बन गया, साइमन गो बैक। ठीक है, यही धरना प्रदर्शन चल रहा था कि लाहौर में क्या हुआ, साइमन गो बैक की रैली जा रही थी। इतने में, जिसको लेड कर रहे थे लाला लाजपत राय, इतने में वहां पर एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था जेम्स स्कॉट, उन्होंने लाठीचार्ज के ऑर्डर दे दिए। तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। ठीक है, फिर दिसंबर 1928 में कैलकाता सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट बने मोतीलाल नेहरू। इस सेशन में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को सबमिट करा गया और मेजॉरिटी से वो रिपोर्ट को पास कर दिया गया, और ये रिपोर्ट फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट कर दी गई। ठीक है, मतलब लॉर्ड बर्किनहेड को। रही बात साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था। जैसे कि अपन जानते हैं कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आई थी, और फिर सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद इन्होंने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट दोनों ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची, और अब इन्होंने, लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम इन दोनों रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे थ्रू 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहली कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में, दूसरी हुई सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में, और थर्ड हुई अपने पास नवंबर 1932 में। ठीक है, रही बात इंडिया में। इंडिया में अब क्या हो रहा था, इंडिया में 1934 में एक भाई साहब थे एम.एन. रॉयस, उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और बाकी कंट्रीज की एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इंडिया भी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की सबसे पहली बात एम.एन. रॉय ने करी थी। ठीक है, अब ये जो डिस्कशन चल रहा है, इसका ये रिजल्ट निकला कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम.एन. रॉय साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए एक प्रपोजल भेजा था। ये प्रपोजल ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिक्लेयर कर दिया, डिमांडेड कर दिया। ठीक है, एंड देन 1938 में नेहरू जी ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ये काम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए इसलिए उसमें सारे लोग कौन होने चाहिए, इंडियंस होने चाहिए, उसमें ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक अगस्त ऑफर आया था 1940 में, जो कि ये बात एक्सेप्ट कर ली गई थी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर बटन को सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। धन्यवाद।